हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई पीस विला। चिराग जिया को देखते हुए अपने ख्यालों में गुम था कि तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की आवाज सुनकर चिराग होश में आया और पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखने लगा। जैसे ही चिराग ने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा, चिराग थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसे फोन तो पिक करना ही था। वो जिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठकर बालकोनी में चला गया। बालकोनी में पहुंचकर चिराग ने फोन उठाकर कहा, हेलो। चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से अपनी मॉम यानी गायत्री जी की आवाज आई, जो कह रही थी, हेलो चिराग बेटा, तुम कहाँ हो? घर क्यों नहीं आए तुम कल? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हम घर में कुल मिलाकर 3 ही लोग हैं और तुम भी घर ना आओ तो घर बिल्कुल सूना लगता है। और तुम कहाँ बिजी हो जो तुम्हें अपने मॉम डैड की याद तक नहीं आती? अरे याद तो छोड़ो, एटलीस्ट एक फोन करके इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। पर नहीं, क्यों करोगे तुम ऐसा? तुम्हें चिंता ही कहाँ है अपने मॉम डैड की? कोई नहीं बेटा, अब की बार तुम घर आओ, बिना तुम्हारी शादी करवाए तो मैं इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर वो ही तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। तुम्हें याद है वो मिस्टर शर्मा की लड़की? एक मिनट, क्या ये लड़का मेरी बात सुन भी रहा है या फिर इसने अपना फोन फिर से धीरज को दे दिया? असल में चिराग ने पहले भी कई बार ऐसा किया है। वो बिना बताए बिजनेस के काम से बाहर चला जाता था और जब गायत्री जी उसे फोन कर डांटती थी तो वो अपना फोन बीच में ही धीरज को दे देता था और बेचारा धीरज चुपचाप फोन पर गायत्री जी की डांट सुनता था, क्योंकि वो जब तक चुप नहीं होती थी जब तक उनका मन नहीं भर जाता था चिराग को सुनाने का। और जब गायत्री जी को पता चलता कि दूसरी तरफ धीरज है तो धीरज कोई बहाना बनाकर चिराग को बचा लेता था। लेकिन गायत्री जी भी चिराग की मॉम थी, इसलिए वो अपने बेटे की रग रग से वाकिफ थी। जब चिराग घर आता तो गायत्री जी उसकी अच्छे से क्लास लगाती थी, इसलिए उन्हें आज भी यही लगा कि कहीं चिराग ने फिर से धीरज को फोन तो नहीं दे दिया। गायत्री जी ये जानने के लिए कि फोन पर चिराग है कि नहीं, वो कहती हैं, हेलो हेलो चिराग बेटा, तुम सुन रहे हो ना? अपनी मॉम की बात सुनकर चिराग परेशानी से कहता है, यस मॉम, मैं सुन रहा हूँ। और आप ये क्या लेकर बैठ गई हो? मतलब सीरियसली, आपने ये तो पूछना दूर गया कि मैं कैसा हूँ और आप मुझसे ऐसे शिकायतें कर रही हैं। चिराग की बात सुनकर उसकी मॉम यानी गायत्री जी कहती हैं, लेकिन बेटा वो। गायत्री जी से आगे कुछ कहती उससे पहले ही चिराग उन्हें रोकते हुए कहता है, ओहो मॉम, पहले तो आप शांत हो जाओ। आप इतना सब एक साथ कहोगी तो मैं जवाब कैसे और कौन सी बात का दूंगा? चिराग की बात सुनकर गायत्री जी नाराजगी से कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं कह रही तुझे क्या ही पड़ी है अपने मॉम डैड की? तुझे क्यों ही अपने मॉम डैड की याद आएगी? मैं कुछ नहीं कहूंगी। अपनी मॉम की नाराजगी भरी बात सुनकर चिराग हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी मॉम को बनाते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी मॉम, आप भी ना बच्चे की तरह नाराज हो जाती हो। आप तो मेरी जान हो, आप चाहो जो मुझसे कह सकती हो। चिराग की ऐसी बातें सुनकर गायत्री जी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, चुप बेशर्म कहीं का। मुझे सब पता है ये जो तुम अपनी मॉम को मक्खन लगा रहे हो ना, लेकिन बेटा अभी ट्रिक पुरानी हो गई है, कुछ नया करो। गायत्री जी की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ नया करूं तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। आपके लिए एक सरप्राइज है एंड आई एम श्योर आपको वो जरूर पसंद आएगा। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी खुश होते हुए कहती है, सच? सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? ठीक है, मैं वेट करूंगी। गायत्री जी की बात सुनकर चिराग हंसते हुए कहता है, लव यू मॉम एंड आई मिस यू टू। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी कहती है, आई नो मेरा बच्चा, चल अब ये बता तू घर कब आ रहा है? गायत्री जी की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम अभी मुझे कुछ दिन तो और लगेंगे और काम भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं फिलहाल घर नहीं आ सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जल्दी से काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। गायत्री जी की बात सुनकर चिराग कहता है, ओके मॉम, आप और डैड भी अपना ध्यान रखना। अब मैं फोन रखता हूँ, कुछ काम है। चिराग की बात सुनकर गायत्री जी कहती हैं, ओके बेटा, तुम जाओ और अपना काम जल्दी से पूरा कर लो और फिर जल्दी से आ जाओ, बाय। ऐसा कहकर गायत्री जी फोन काट देती हैं। फोन कटने के बाद भी चिराग बालकोनी में खड़ा जिया के बारे में सोचने लगता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिया से कैसे पूछे कि उसे फाइटिंग और शूटिंग कैसे आती है। क्यों वो अपनी जिंदगी एक मामूली सी असिस्टेंट बनकर गुजार रही थी। क्या उसके पूछने पर जिया उसे सच बताएगी? आखिर जिया है कौन? क्यों उसे ये बात जिया की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मालूम चली? क्या कोई जिया की इंफॉर्मेशन को हाइड कर कर रख रहा है? चिराग के मन में न जाने कितने ही सवाल थे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब अगर किसी के पास था तो वो थी जिया। लेकिन क्या अभी जिया से ये सब पूछना ठीक होगा? और क्या जिया सच बताएगी चिराग को? ऐसे ही सोचते सोचते न जाने चिराग कितना ही समय बालकोनी में बिता देता है। वहीं वंश के रूम में बानी अब तक काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि वंश ने उसे बताया था कि डॉक्टर ने जिया को स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो बानी अभी जिया से कुछ भी पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने डिसाइड किया था कि वो जिया को ठीक होने के बाद उसे आराम से इन सब के बारे में बात करेगी। बेड पर लेटे बानी यही सब सोच रही थी। वंश भी बेड पर बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट कर रहा था। हालांकि बानी ने उसे काम करने से मना किया था, लेकिन उसने बानी को समझा दिया था और एक हाथ से अपना काम कर रहा था। वंश ने बानी को बेड पर लिटा दिया था ताकि वो रेस्ट करे, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाता है। बानी ने कई बार वंश को देखा कि शायद वो उसे अटेंशन दे, लेकिन नहीं। वंश तो अपने काम में इतना खोया था कि उसने देखा ही नहीं कि बानी उसे देख रही है। अब बानी को गुस्सा आ रहा था और वो वंश को उसके गोद में रखे लैपटॉप को घूर कर देख रही थी, जैसे वो उसका दुश्मन हो, और मन ही मन वंश को कोस भी रही थी। लेकिन वंश इन सब से अनजान था। पर बानी बिना कुछ कहे बस वंश और उसके लैपटॉप को ही देखे जा रही थी। जब बानी का सब्र जवाब दे जाता है तो बानी उठकर वंश के लैपटॉप को बंद कर साइड में रख देती है और खुद वंश की गोद में अपना सर रख देती है और उसे घूरते हुए कहती है, वंश आप शायद भूल रहे हैं कि यहाँ कोई और भी है। तब से देख रही हूँ आपका मुझ पर ध्यान ही नहीं है, बस आप अपना काम किए जा रहे हैं। आप ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं? बानी की शिकायत सुनकर वंश अच्छे से बानी को होल्ड करते हुए प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, अरे मेरी जान, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरी जान है। और रही बात काम की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? वंश की बात सुनकर बानी कहती है, वंश लेकिन मुझे पैसे नहीं, आप और आपका साथ चाहिए। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, पर जान, प्यार और साथ से पेट नहीं भरता, उसके लिए तो हमें खाना चाहिए होता है, और वो बिना पैसे के नहीं मिलता। और रही बात काम की, तो काम तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में हम अच्छे से एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर पाए, टाइम और अटेंशन दे पाए। क्योंकि पैसा बेशक हमें खुशी ना दे, लेकिन पैसे से हम हर वो चीज़ ले सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले, और पैसा हमें बिना मेहनत और काम किए तो मिलता नहीं। ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है। वंश की बात सुनकर बानी मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो सही है वंश आपकी। ओके, तो अब मैं आपको ना काम के बीच कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, जान ऐसा भी नहीं है, और मैंने ऐसा भी कब कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती? आप जब चाहें तब मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्टर्ब करना नहीं बल्कि मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान के लिए उसकी फैमिली और काम दोनों इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो दोनों को कैसे मैनेज करता है ये उसकी मैनेजमेंट स्किल पर डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, हाँ, लेकिन उसमें खुद का टाइम यानी पर्सनल टाइम पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो ऊपर नीचे भी हो जाता है। लाइक आप उसके काम को तब कंप्लीट करो जब आपका पार्टनर या फिर आपकी फैमिली बिजी है, और आप अपनी फैमिली के टाइम और पर्सनल टाइम को अलग तरह से शेड्यूल करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आपसे आपका पार्टनर, फैमिली या दोस्त आपसे बात करना चाहता है तो उसके मन में क्या चल रहा है। मे बी उसे उस टाइम आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो बाद में रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा। सो टाइम को यूटिलाइज करना और अच्छी टेक्निक्स के साथ उसका यूज़ करना आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को दर्शाता है। वंश की बात सुनकर बानी अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, वाओ वंश, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अब समझ आया कि आप नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे हैं। आपकी सोच, चीज़ों को समझने और करने का तरीका बहुत अलग है। बानी की बात सुनकर
वंश हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, जान अब तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। वंश की बात सुनकर बानी कोई जवाब देती उससे पहले ही कोई रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। नॉक की आवाज सुनकर बानी उठकर बैठ जाती है और वंश जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक मेड खड़ी थी जो वंश को देखकर कहती है, सर माही मैडम आ गई हैं, वो नीचे आपका वेट कर रही हैं। मेड की बात सुनकर वंश कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। वंश की बात सुनकर मेड तुरंत वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद वंश रूम में आकर बानी को माही के बारे में बताता है और दोनों साथ में रूम से निकलकर माही से मिलने जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, सुबह 10 बजे। विवान कल रात से ही काफी परेशान और बेचैन था। उसका ध्यान बार बार चिराग और वंश पर ही जा रहा था। उसे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। हालांकि विवान जानता था कि उसकी सिक्योरिटी टीम अलर्ट पर है और उनके होते हुए उन दोनों को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर चिराग और वंश से मिलना चाहता था और उस आदमी का किस्सा खत्म करना चाहता था जो अचानक ही फिर से एक्टिव हो गया। विवान नहीं चाहता था कि जो कुछ सालों पहले हुआ वो फिर से हो। विवान अपने स्टडी रूम में बैठा यही सब सोच रहा था। तभी वो कुछ सोचकर रोहित को स्टडी रूम में बुलाता है। विवान के बुलाते ही रोहित तुरंत वहां हाजिर हो जाता है और विवान को देखते हुए कहता है, जी सर आपने मुझे बुलाया। रोहित की आवाज सुनकर विवान रोहित को देखते हुए कहता है, रोहित जेट रेडी करवाओ, हम अभी ही मुंबई के लिए निकलेंगे। विवान की बात सुनकर रोहित परेशान होते हुए कहता है, पर सर हम तो वहाँ शाम को जाने वाले थे ना, और अभी तो सुबह के 10 बजे हैं और आपकी मीटिंग। रोहित इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही विवान गुस्से से रोहित को देखते हुए कहता है, रोहित जितना कहा है उतना करो, हम अभी निकल रहे हैं तो मतलब अभी ही निकल रहे हैं। विवान की गुस्से भरी आवाज सुनकर रोहित जल्दी से ओके सर कहकर वहां से सारे अरेंजमेंट्स करवाने के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद विवान अपने जेट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हुआ है? क्या हुआ था ऐसा कुछ साल पहले जो नहीं दोहराया जाना चाहिए? क्या विवान, चिराग और वंश छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या वंश एक बार फिर माही को मनाने में होगा कामयाब? क्या वंश और बानी माही को समझा पाएंगे? क्या चिराग जान पाएगा जिया के बारे में? कौन है जिया? क्या जिया छुपा रही है अपना अतीत? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? कौन है विवान की बहन? क्या होगा जब विवान मिलेगा बानी और जिया से? क्या जिया बानी को बताएगी अपने और चिराग की शादी के पीछे का पूरा सच? क्या होगा जब जिया को पता चलेगा बानी और वंश के बारे में? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या नतीजा होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? क्या विवान और माही कभी हो पाएंगे एक दूसरे के करीब? क्या हुआ था विवान और माही के अतीत में? क्या हुआ था बानी के अतीत में? क्यों बानी को पैनिक अटैक आते हैं? क्या वंश जान पाएगा बानी के अतीत के बारे में? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 51। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट है, वो ये कि अभी मैं आप लोग को डेली एक एपिसोड जो है वो प्रोवाइड करने वाली हूँ कुछ दिनों तक। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को डेली एपिसोड जो है ना वो दे पाऊँ। तो कहानी के साथ बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मुझे गेस करके कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।